हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके सत्र 2025-26 के अनुसार जो पाठ्यक्रम है यानी जो पुस्तकें हैं वो चेंज हो चुकी है। अतः आज से हम आपके नए पाठ्यक्रम 2025-26 की नई बुक के अनुसार सामाजिक विज्ञान की क्लास शुरू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, इसके अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। पहले हम पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आपकी हिंदी और विज्ञान विषय की क्लासेस पहले से चल रही है, वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला प्रश्न आप सबके सामने दिया हुआ है कि मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानचित्र एक तो क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि इसके मुख्य घटक क्या है। तो देखिए इसका उत्तर कि मानचित्र कुछ क्षेत्रों का चित्रण या रेखांकन होता है। मानचित्र क्या होता है? कुछ क्षेत्रों का चित्रण या फिर रेखांकन होता है। यह एक छोटा चित्र जैसे गांव, कस्बा आदि हो सकता है, और एक बड़ा चित्र जैसे आपका जिला, राज्य या भारत जैसा एक बहुत बड़ा चित्र भी हो सकता है। यहां तक कि पूरा विश्व भी हो सकता है। मतलब हम जब किसी भी छोटे क्षेत्र या किसी बड़े क्षेत्र का चित्रण या रेखांकन एक छोटे से एरिया के अंदर एक उचित पैमाना लेकर करते हैं तो उसे कहते हैं मानचित्र। इसका उपयोग हम किसी स्थान, दूरी, सीमाएं, मार्ग, आकार और आकृति आदि को जानने के लिए करते हैं। मानचित्र का उपयोग हम क्या करते हैं? मानचित्र का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें किसी स्थान की दूरी, उसकी सीमाएं, उसका मार्ग, आकार, आकृति, इन सभी के बारे में जानकारी हो सके। बात करें मानचित्र के मुख्य घटक की, तो मानचित्र के प्यारे बच्चों 3 मुख्य घटक है। कितने? 3। दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, ये 3 क्या है? मानचित्र के मुख्य घटक है। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा, यहां पर इस मानचित्र के अंदर ये क्या है? ये एक मानचित्र है। ये क्या है? ये आपका एक मानचित्र है। क्या है? ये आपका एक मानचित्र है। इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने अलग अलग स्थानों को अलग अलग प्रतीक चिन्हों, अलग अलग आकृतियों और अलग अलग पैमानों के आधार पर एक छोटे से चित्र के अंदर हमने क्या किया है? उन्हें अंकित किया है। तो यही होता है मानचित्र, कि जब हम छोटे क्षेत्र जैसे गांव, कस्बा या फिर कोई बड़े चित्र जिला, राज्य या तक कि देश और विश्व का चित्रण या रेखांकन एक छोटे से चित्र यानी कागज या कपड़े के ऊपर कुछ निश्चित पैमानों की मदद से कर देते हैं तो उसे ही कहते हैं मानचित्र। और मानचित्र की मदद से हमें किसी स्थान की दूरी, उसकी सीमाएं, उसका मार्ग, आकार, आकृति, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़े। दूसरा, निर्देशांक क्या है? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? यहां पर भी 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है वो है निर्देशांक क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो देखें, निर्देशांक क्या है? तो अक्षांश और देशांतर ये क्या है? ये 2 निर्देशांक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? निर्देशांक क्या काम करता है? निर्देशांक है वो किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने का क्या करता है? काम करता है। अब पृथ्वी पर किसी भी स्थान को चिन्हित करना, जिसे अक्षांश और देशांतर ग्रिड की सहायता से सटीक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। यानी पृथ्वी पर किसी भी स्थान को यदि हमें चिन्हित करना है तो हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से उसे सटीक रूप से क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं कि ये कहां पर स्थित है। ठीक, जैसे यहां पर आपका ये ग्लोब का चित्र है, यहां पर जो ये आडी रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये कौन सी रेखाएं हैं? ये आपकी अक्षांश रेखा है। ठीक है, और ये जो
आपके ये इस तरह रेखाएं दिख रही है, ये आपकी कौन सी रेखाएं हैं? ये आपकी देशांतर रेखा है। तो हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान को क्या कर सकते हैं? चिन्हित कर सकते हैं, यानी उसकी लोकेशन बता सकते हैं कि ये पृथ्वी पर कहां पर मौजूद है। आगे बढ़े हम। तीसरा प्रश्न है, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है? यानी देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय का निर्धारण कैसे होता है, ये उससे संबंधित कैसे हैं? तो स्थानीय समय को पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में किसी स्थान की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्थानीय समय को पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में किसी स्थान की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। देशांतर में प्रत्येक 15 डिग्री के लिए समय चित्र में 1 घंटे का क्या होता है? बदलाव होता है। यानी एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे का समय लगेगा। वैश्विक चित्रों में समय को स्थिर रखने के लिए अनुदैर्ध्य विभाजन का उपयोग करके मानक समय चित्र बनाए जाते हैं। वही बात करें हम वर्ल्ड लेवल की, तो वहां पर समय को स्थिर रखने के लिए क्या करते हैं? हम देशांतर का अनुदैर्ध्य विभाजन करते हैं और एक मानक समय का निर्धारण करते हैं। ठीक, जैसे यहां पर देखो ये ग्लोब दिख रहा है, एक ग्लोब के ऊपर ये जो देशांतर रेखा है, इन देशांतर रेखाओं की मदद से हम स्थानीय समय और विश्व क्षेत्र के लिए मानक समय का निर्धारण करते हैं। आगे बढ़े हम। आइए जाने पृष्ठ संख्या 9 पर जो प्रश्न दिए गए हैं। देखें, पृष्ठ 8 पर दिए गए चित्र 1.1 में दिए गए मानचित्र पर, अब वो मानचित्र क्या है? ये मानचित्र है। पहला प्रश्न है, अस्पताल को चिन्हित करें। तो यहां पर देखो ये हॉस्पिटल को हमने रेड सर्कल से क्या कर दिया है? रेड सर्कल से चिन्हित कर दिया है। फिर नीले रंग वाले चित्रों का क्या अर्थ है? ऐसे चित्र जिनका रंग क्या है? जिनका रंग नीला है। तो जो चित्र नीले रंग के हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो जल निकायों का, जहां पर जल इकट्ठा होता है उन चित्रों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और रेलवे स्टेशन से कौन सा चित्र अधिक दूर है? स्कूल, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान? ये आपका रेलवे स्टेशन है। यहां से सबसे दूर क्या है? तो यहां से जो सबसे दूर है वो है आपका सार्वजनिक उद्यान। ये दिया हुआ है आपका सार्वजनिक उद्यान। ये रेलवे स्टेशन से क्या है? सबसे ज्यादा दूर है। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 10 पर, किसी स्कूल के खेल के मैदान का एक सरल नक्शा बनाइए। मान लीजिए कि यह एक आयत है जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। इसे अपने रूलर से 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेना है? 10 मीटर के पैमाने पर ठीक से बनाइए। तो देखो 40 मीटर का मतलब कितना हो गया? 40 मीटर का मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर, और 30 मीटर का मतलब कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। तो आपको लंबाई है, लंबाई कितनी लेनी है? 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी लेनी है? चौड़ाई लेनी है आपको 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपको एक आयत बनाना है ना, जहां पर आपको लंबाई कितनी लेनी है? यहां पर 40 मीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी लेनी है? 30 मीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर। ये आप एक चित्र बना लेना। दूसरा है, अब आयत का विकर्ण मापे। आपको कितने सेंटीमीटर मिलते हैं? पैमाने का उपयोग करके मीटर में खेल के मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई की गणना करें। अभी जो आपने आयत बनाया था उस पर क्या करनी है? आपको विकर्ण की लंबाई की गणना करनी है। तो देखो आयत का चित्र क्या था? यहां पर मैं आयत का चित्र बना लेता हूं। ये आयत का चित्र है। यहां पर ये विकर्ण है। ये लंबाई कितनी थी? 3 मीटर थी, है ना। यहां पर 3 सेंटीमीटर थी। यहां पर 3 सेंटीमीटर थी, और ये कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कितने आ जाएगी? ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब कितना है? 5 गुणा 10 यानी कि 50 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय आप सबको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण स्क्वायर, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय आपने शायद पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर, और लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25, और हमें कर्ण निकालना है तो अंडरवुड 25 बराबर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़े हम। प्रश्न संख्या 11, छोटे शहर के नक्शे पर फिर से विचार करें। नीचे दी गई सूचना में सही और गलत कथनों की पहचान करें।
बाजार है वो अस्पताल के उत्तर में है। बाजार है, मार्केट देखो ये रहा, क्या ये अस्पताल से उत्तर में है? क्या ये अस्पताल के उत्तर में है? तो नहीं है, ये गलत है। फिर संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है। संग्रहालय, म्यूजियम, क्या दक्षिण पूर्व में है? बिल्कुल सही बात है, ये दक्षिण पूर्व में है। फिर रेलवे स्टेशन अस्पताल के उत्तर पश्चिम में है। ये रेलवे स्टेशन है, क्या ये अस्पताल के उत्तर पश्चिम में है? ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। फिर झील अपार्टमेंट ब्लॉक के उत्तर पश्चिम में है। झील कहां पर है? यहां पर देखो, झील है वो अपार्टमेंट ब्लॉक के उत्तर पश्चिम में है। तो ये कथन क्या है? ये कथन भी आपका गलत है। ये झील है आपकी, ये अपार्टमेंट है, क्या इसके उत्तर पश्चिम में है? नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये आपको केवल इस चित्र को देख के जवाब देना था कि किसकी कौन सी दिशा में स्थित है। जैसे देखो, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है ना। इन दिशाओं के आधार पर आपको उत्तर देने थे। दूसरा, अपने स्कूल को शुरुआती बिंदु मानते हुए क्या आप जानते हैं कि आपका घर लगभग किस दिशा में स्थित है? अपने शिक्षक और अपने माता पिता से चर्चा करें। क्या करना है? अपने स्कूल को शुरुआती बिंदु मानना है। ये समझ लीजिए आपकी स्कूल है ना। अब आपका घर यहां से कौन सी दिशा में है? जैसे मेरा घर है वो स्कूल के दक्षिण पूर्व में है। कहां पर है? दक्षिण पूर्व में, मतलब इधर है। इधर मेरा क्या है? होम है। आप अपना घर आपके अनुसार लिख सकते हैं कि आपका जो घर है वो स्कूल से कौन सी दिशा के अंदर पड़ता है। दिशा आप देखो यहां पर दिया हुआ है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। इसके आधार पर आप जवाब दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 पर, दो मित्र, एक पोरबंदर गुजरात में और दूसरा तिनसुकिया असम में बैठे हैं। देर दोपहर फोन पर बात कर रहे हैं। बाद वाला टिप्पणी करता है कि असम में सूरज डूब चुका है और अब अंधेरा हो गया है। पहला आश्चर्यचकित होता है और कहता है, लेकिन यहाँ अभी भी पूरा दिन का उजाला है, समझाइए क्यों? और एक कक्षा गतिविधि के रूप में उन दो शहरों के बीच स्थानीय समय में अंतर की गणना करो। संकेत अभी के लिए पोरबंदर और तिनसुकिया के बीच देशांतर में अंतर को 30 डिग्री माने, बाद में आप सटीक मान पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, एक मित्र पोरबंदर गुजरात में बैठा है, दूसरा तिनसुकिया असम के अंदर बैठा है। ये असम वाला मित्र पहले मित्र को कह रहा है, कब? दोपहर के बाद फोन पे बात कर रहा है कि असम के अंदर अंधेरा हो गया है, लेकिन गुजरात वाला बंदा कह रहा है कि यहाँ पर तो बिल्कुल उजाला है। ऐसा क्यों है, ये आपको बताना है। तो देखो, अलग अलग देशांतरों पर स्थित दो स्थानों के बीच स्थानीय समय में अंतर के कारण असम में सूरज पोरबंदर की तुलना में पहले डूबता है। यानी कि पोरबंदर गुजरात और तिनसुकिया असम, ये दोनों अलग अलग देशांतरों पर स्थित जगह है ना। अब असम के अंदर जो सूरज है वो पोरबंदर की तुलना में पहले डूबता है, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखो, ये आपकी डायरेक्शन है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। पृथ्वी ऐसे घूमती है ना। इसीलिए पूर्व में स्थित स्थानों पर पश्चिम की तुलना में जो सूर्योदय और सूर्यास्त है वो क्या होगा? वो पहले होगा, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा एक घंटे में जो पूरी गई की डिग्री या जो देशांतर है वो कितना होता है? 15 डिग्री, है ना। पृथ्वी है वो एक घंटे के अंदर कितने देशांतर पार करती है? 15 देशांतर पार करती है। तो असम और पोरबंदर के बीच में देशांतरों का अंतर होने की वजह से ही क्या हुआ है? यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर पाया जाता है। ठीक, पृथ्वी के द्वारा एक डिग्री या एक देशांतर को पार करने में जो लगने वाला समय वो कितना है? 4 मिनट होता है। अतः गुजरात और पोरबंदर, यहाँ पर इन दोनों के आपके देशांतर के अंदर लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो यदि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में प्यारे बच्चों 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? तो वो लगभग लगेगा 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। तो इस वजह से असम और गुजरात के अंदर चाहे वो सूर्यास्त हो या वो सूर्योदय हो, दोनों के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। अतः असम के अंदर सूर्योदय या सूर्यास्त 2 घंटे पहले होगा और गुजरात के अंदर सूर्योदय या सूर्यास्त 2 घंटे के बाद में होगा। ऐसा क्यों है प्यारे बच्चों? क्योंकि दोनों के जो स्थान है, दोनों स्थान अलग अलग देशांतरों पर स्थित है। आगे बढ़े। गुजरात और असम में बैठे दो दोस्तों के पास वापस लौटे। स्थानीय समय और मानक समय के बीच अंतर को समझाने के लिए इस उदाहरण का उपयोग करें। देखो, गुजरात है वो असम से 30 डिग्री पश्चिम में स्थित है, इसीलिए गुजरात और असम में बैठे दो दोस्त अलग
अगर समय देखने के लिए सूर्य की तरफ देखें तो उन्हें लगभग कितने घंटे का अंतर दिखेगा? 2 घंटे के समय का अंतर दिखाई देगा। ऐसा अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों के बीच स्थानीय समय में अंतर के कारण होता है कि दोनों स्थान है वो अलग अलग देशांतर पर स्थित है, इस वजह से उनके स्थानीय समय में हमें 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। हालांकि अगर वे अपनी घड़ियां देखें तो उन्हें एक ही समय दिखाई देगा, यानी घड़ी के अंदर उन्हें एक ही समय दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से होकर गुजरती है, और इसे भारत का मानक समय कहा जाता है। और विभिन्न स्थानीय समयों के कारण होने वाले भ्रम से बचने के लिए पूरे देश के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, यानी पूरे भारत देश के लिए जो मानक समय निर्धारण रेखा है वो कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ताकि अलग अलग स्थानों के आधार पर जो समय में अंतर दिखाई देता है वो अंतर न दिखाई दे और भ्रम की स्थिति न बने। ठीक, अगला है प्रश्न गतिविधियां और परियोजनाएं। इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 के प्रश्न 10 और चित्र 5.2 पर वापस जाकर 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर पैमाना लेते हुए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना करो। यहाँ पर आपको पैमाना क्या लेना है? 2.5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर लेना है। तो देखो, मानचित्र पर दर्शाए गए नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? वो हमने 10 सेंटीमीटर मानी है। जमीन पर दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बराबर सेंटीमीटर में मापी गई दूरी बटे में सेंटीमीटर में पैमाना गुणा किलोमीटर के अंदर वास्तविक दूरी, यानी जमीन पर दो स्थानों के बीच की में वास्तविक दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सेंटीमीटर के अंदर मापी गई दूरी बटे में सेंटीमीटर में पैमाना, इसका गुणा कर देंगे किलोमीटर में वास्तविक दूरी से। तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में मापी गई दूरी कितनी है? वो है 10, पैमाना कितना है? 2.5, दोनों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखो ये कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 4 का गुणा किससे होगा? 500 से, यानी वास्तविक दूरी है वो कितनी है? वास्तविक दूरी है वो आपकी 2000 किलोमीटर है। कितनी है? 2000 किलोमीटर। दूसरा है, लंदन में दोपहर 12 बजे या दोपहर होने पर भारत में शाम 5:30 बजे क्यों होते हैं? क्या बोल रहा है? लंदन के अंदर जब दोपहर के 12 बज रहे होते हैं उस समय हमारे भारत देश के अंदर शाम के 5:30 क्यों बज रहे होते हैं? तो देखो, भारत है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो ग्रीनविच लंदन में प्राइम मेरिडियन के पूर्व में स्थित, जो लंदन के अंदर जो हमारी मानक समय रेखा स्थित है, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच रेखा उसके पूर्व में स्थित है। और भारतीय मानक समय है वो IST इसी देशांतर पर आधारित है। और ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से भारत का जो IST टाइम है यानी जो भारतीय मानक समय है वो कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे हैं। इसीलिए जब लंदन के अंदर दोपहर के 12 बज रहे होते हैं उस समय भारत के अंदर 5:30 बज रहे होते हैं, क्योंकि भारत का जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से कितने आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। तीसरा, हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है? आपने देखा होगा जब कोई मानचित्र तो उसमें अलग अलग प्रतीक चिन्ह बने होते हैं और अलग अलग रंग भरे होते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो, हमें मानचित्र में प्रतीक चिन्हों और रंगों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि मानचित्र पर विभिन्न विशेषताओं जैसे भवन, सड़क, पुल, पेड़, रेलवे लाइन का वास्तविक आकार और माप खींचना संभव नहीं है, क्योंकि मानचित्र के ऊपर भवन, सड़क, पुल, रेलवे लाइन, पेड़ इनको अपने वास्तविक आकार में बनाना संभव नहीं है। इसीलिए हम कुछ अक्षरों, रंगों, चित्रों या रेखाओं का उपयोग करके इन स्थानों को हम क्या करते हैं? मानचित्र के अंदर छोटे छोटे प्रतीक चिन्हों के माध्यम से दर्शाते हैं। आगे बढ़े हम। चौथा, पता लगाइए आपके घर या स्कूल से 8 दिशाओं में क्या क्या है। आपके घर या स्कूल से 8 दिशाओं के अंदर क्या क्या मौजूद है। जैसे उत्तर के अंदर, मेरे घर से उत्तर के अंदर रिहायशी घर मौजूद है, उत्तर पश्चिम में स्कूल है, उत्तर पूर्व में ट्यूबवेल है, पूर्व में कॉलेज है, पश्चिम में ट्यूबवेल है, दक्षिण पश्चिम में बैंक्वेट रिजॉर्ट दक्षिण है, बैंक्वेट रिजॉर्ट है, दक्षिण पूर्व में कृषि भूमि है और दक्षिण में क्या है? बिजली घर है। देखो, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको दिशा बता देता हूं। यहां पर देखो,
ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक, ये दिशा ये कौन सी है? ये उत्तर पूर्व है। ये कौन सी है? ये दक्षिण पश्चिम है। ये कौन सी है? ये दक्षिण पूर्व है। और ये कौन सी है? तो ये उत्तर पश्चिम है। ये 8 दिशा हो गई। तो इन 8 दिशाओं के आधार पर आपके घर के आसपास क्या क्या चीजें हैं वो आप लिख सकते हैं। 5वां है स्थानीय समय और मानक समय के बीच में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो और फिर प्रत्येक समूह 100 से 150 शब्दों तक का एक उत्तर लिखें और उत्तरों की तुलना भी करें। तो देखें यहां पर कि स्थानीय समय और मानक समय के अंदर क्या अंतर है। तो यहां पर सबसे पहले बात करें परिभाषा की, तो किसी विशिष्ट स्थान पर सूर्य की स्थिति के आधार पर जो समय है वो स्थानीय समय है। फिर मानक समय की बात करें, किसी देश या क्षेत्र के भीतर प्रयुक्त एक समान समय का जो संदर्भ है वो मानक समय है। बात करें दृढ़ निश्चय की, देशांतर से किसी देश में दिन भर में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाया जाता है। वही मानक समय से एक मध्याह्न रेखा पर आधारित एक क्षेत्र या देश के भीतर सुसंगत चीजों का पता लगाया जा सकता है। बात करें उतार चढ़ाव की, अलग अलग स्थानों पर समय अलग अलग होता है, जो देशांतर से क्या होता है? प्रभावित होता है। किसी विशिष्ट स्थान पर वास्तविक समय को कौन दर्शाती है? स्थानीय समय। वही एक देश के भीतर सुसंगत सभी जगहों पर जो मानक समय होता है वो एक समान होता है और यह देशांतर से कैसा होता है? अप्रभावित। फिर स्थानीय समय का जो उपयोग है वो दैनिक गतिविधियों और स्थानीय आयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। वही मानक समय विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय और समय के निर्धारण को सुगम बनाता है। फिर देश के विभिन्न शहरों के अंदर स्थानीय समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन मानक समय है वो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समय पालन के लिए नियोजित होता है, सभी जगह एक जैसा होता है। ठीक है, आगे वही लिखा हुआ है स्थानीय समय और मानक समय क्या है? तो भारतीय मानक समय IST ये भारत के अंदर समय है, वो ग्रीनविच के स्थानीय समय से 5.5 घंटे आगे निर्धारित किया गया है। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। 6वां प्रश्न है आपका, वो दे रखा है दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। दिल्ली का कितना है? 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बेंगलुरु का कितना है? 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उनके देशांतर लगभग समान है। ठीक है, तो 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, दोनों शहरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो यहां पर देखो, देशांतर हमें किसी स्थान का स्थानीय समय निर्धारित करने के अंदर क्या करते हैं? मदद करते हैं। और अलग अलग मध्याह्न रेखाओं पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय भी अलग अलग होता है। क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु लगभग एक ही देशांतर पर स्थित है। ठीक है, इसीलिए इनका जो स्थानीय समय है वो क्या होगा? इसीलिए इनका जो स्थानीय समय है वो एक ही होगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सत्य या असत्य के रूप में चिन्हित करो और अपने उत्तरों को 1 या 2 वाक्यों के अंदर स्पष्ट भी करो। तो यहां पर कुल मिला के 6 प्रश्न हैं। देखो, पहला, अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। तो देखो, यह कथन क्या है? गलत है। अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान नहीं होती। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश की जो लंबाई है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? घटती जाती है। फिर देशांतर के एक याम्योत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। देखो, यह कथन क्या है? सही है। भूमध्य रेखा पूर्व के केंद्र में है और यह पूरी परिधि को क्या करती है? पूरी परिधि को ढकती है। देशांतरीय याम्योत्तर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक चलने वाली अर्ध वर्ताकार क्या है? रेखाएं हैं। देखो, ये देशांतर रेखा है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अर्ध वर्ताकार रूप में चलती है। इसीलिए देशांतरीय याम्योत्तर की जो लंबाई है वो भूमध्य रेखा की क्या होती है? आधी होती है। यह आपकी भूमध्य रेखा है और देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो भूमध्य रेखाओं की आधी होती है। तीसरा है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश आपका 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो ये सही है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को पृथ्वी का अक्षांश है वो 180 डिग्री है और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के मध्य में है। अतः दक्षिणी ध्रुव पर जो अक्षांश है वो कितना है? 90 डिग्री अक्षांश है। चौथा है, असम में स्थानीय समय
और IST भारतीय मानक समय एक ही है। तो देखो सही है, क्योंकि असम है वो भारत का पूर्वी राज्य है, इसीलिए असम का स्थानीय समय और भारतीय मानक समय लगभग क्या है, समान ही है। पांचवा है समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के याम्योत्तर के समान होती है। तो देखो ये कथन गलत है, क्योंकि समय क्षेत्रों को अलग करने वाली रेखाएं देशांतरीय याम्योत्तर के समान नहीं होती है। समय क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वो देशांतरीय याम्योत्तर के बजाय प्रत्येक देश के मानक समय और अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या करती है, सम्मान करती है। छठा है भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। तो ये कथन क्या है, तो देखो जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर मौजूद है और सभी अक्षांश रेखाओं के समांतर चलती है। तो जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं वो स्वयं और भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। यदि भूमध्य रेखा सीधी है तो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, एक दूसरे को जरूर काटेगी। आठवां है नीचे दिए गए क्रॉस वर्ड को क्या करना है, आपको हल करना है। ये पूरी एक पहेली है, इसको आपको हल करना है। देखें इनके उत्तर। आपको एक मानचित्र में एक विशाल चित्र को समेटने की सुविधा देता है। कौन देता है, स्केल, एक पैमाना। वो आपको किसी भी विशाल चित्र को एक मानचित्र के अंदर समेटने की सुविधा देता है, वो है स्केल। स्केल मतलब पैमाना। फिर दूसरा है प्रधान मध्याह्न रेखा से दूरी का एक माप। तो प्रधान जो हमारी मध्याह्न रेखा है वहां से दूरी का जो एक माप है वो है देशांतर रेखा। एक सुविधाजनक गोला, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोब कहेंगे। फिर ये दोनों मिलकर यानी अक्षांश और देशांतर मिलकर हमें किसी स्थान का पता लगाने में मदद करते हैं। तो उन दोनों मानों को हम क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे। सबसे लंबा अक्षांश समानांतर वो कौन सा है, वो है आपकी भूमध्य रेखा। अक्षांश और देशांतर मिलकर क्या बनाते हैं, एक ग्रिड बनाते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से जुड़ी है, कहां से जुड़ी है, ये ग्रीनविच स्थान से जुड़ी हुई है। वह समय जिसका हम सभी भारत में पालन करते हैं वो है IST यानी भारतीय मानक समय। क्या है, भारतीय मानक समय। अगला, अपना रास्ता ढूंढना बहुत सुविधाजनक है। कहां पर, मानचित्र पर या मानचित्र की मदद से। दुनिया के शीर्ष पर क्या मौजूद है, ध्रुव। भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप। तो भूमध्य रेखा से दूरी का जो माप है वो है अक्षांश रेखा है। एक रेखा का संक्षिप्त रूप जिसके पार दिन और तारीख बदलती है वो क्या है, वो है आपका IDL। क्या है, IDL है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक के अनुसार अध्याय 1 के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।